प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लेट्स डिस्कस इंग्लिश ग्रामर क्लासेस स्टार्ट कर चुका है, जिसमें हमने सबसे पहले टेंस को डिस्कस किया था। दोस्तों, आज ये सेकंड क्लास है। पहली क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझा था। अगर आप में से किसी ने पहली क्लास अटेंड नहीं की है तो सबसे पहले आप पहली क्लास अटेंड करो, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। उसमें आपके डू डस का कॉन्सेप्ट हो या एस का कॉन्सेप्ट हो, वो सारी चीज़ें भी आपकी क्लियर होने वाली हैं अगर आप पहली क्लास अटेंड करते हो। दोस्तों, आज ये सेकंड क्लास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को लेकर है। आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को डिस्कस करने वाले हैं। हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से हिंदी के सेंटेंस हैं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान का पता होना बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान होती है अगर किसी भी हिंदी के वाक्य के एंड में, अंत में रहा है, रही है या फिर रहे हैं आ जाता है, तो वह सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाया जाएगा। हमेशा भी ऐसा नहीं होता। इसमें आपको एक चीज़ और याद रखना पड़ेगा, और वो चीज़ है कि ऐसा कोई कार्य, क्योंकि हम टेंस कर रहे हैं तो कार्यों से रिलेटेड है, एक्शन से रिलेटेड है, वर्ब से रिलेटेड है। तो ऐसा कोई कार्य जो प्रोसेस में है, जो कंटिन्यू चल रहा है, तो वह कार्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाया जाएगा। इज दैट क्लियर? दो चीज़ें मैंने बताई है अभी तक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान को लेकर। पहली कि हिंदी का अगर कोई ऐसा वाक्य है जिसके एंड में रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है, हुआ है, हुई है या हुए हैं है, तो वह सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनेगा। लेकिन ऐसा हमेशा भी नहीं होता। कभी कभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी चले जाते हैं हुआ है वाले सेंटेंस। लेकिन हमें क्या समझना है? हमें यह समझना है कि ऐसा कोई एक्शन हो, ऐसा कोई वाक्य हो जो कंटिन्यू प्रोसेस में हो। ऐसा कोई कार्य जो कंटिन्यू प्रोसेस में है, जो कंटिन्यू चल रहा है, अभी चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। तो इसके एंड में क्या आया है? इस वाक्य के एंड में रहा है। आपको दिखाई दे रहा है कि रहा है भी आया है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और साथ ही साथ जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो कंटिन्यू है, वो प्रोसेस में है। तो हमें क्या समझ में आया? हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान को लेकर के ये क्लियर है कि ऐसा कोई कार्य जो प्रोसेस में हो, जो कंटिन्यू हो, उस कार्य को, उस एक्शन को या उस वाक्य को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाते हैं। बात क्लियर है? चलिए एक बार और समझ लो। ऐसा कोई कार्य जो प्रोसेस में होता है, उस टेंस को, उस वाक्य को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाते हैं। अभी हम एग्जाम्पल के साथ भी समझने की कोशिश करेंगे। देखो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वह गाना गा रही है, वह खेल रहे हैं। इन सभी सेंटेंस के एंड में क्या है? रहा है, रही है या फिर रहे हैं। इनमें से कोई ना कोई आपको दिखेगा। क्लियर? और इन सभी सेंटेंस में जो कार्य हो रहा है वो कंटिन्यू है, क्योंकि कार्य हो रहा है। वह खेल रहे हैं, अभी भी वह खेल रहे हैं। क्लियर? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी क्या कर रहा हूँ? पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तो ये प्रोसेस में है, ये कार्य चल रहा है। तो ऐसा कोई कार्य जो चल रहा हो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है। बात क्लियर? चलिए अब सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ऐसा कोई वाक्य अगर आपको मिल जाता है और उसको आपको ट्रांसलेट करना है, तो ट्रांसलेशन करने का भी एक स्ट्रक्चर होता है। ऐसा जैसा दिया हुआ वैसे तो हम कर नहीं सकते, हमें एक स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। एक स्ट्रक्चर अगर फॉलो हम करते हैं तो सही तरीके से हम हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। बात क्लियर है? देखो, जो स्ट्रक्चर है वो आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है। आपको सेंटेंस के, हिंदी के सेंटेंस में देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि सब्जेक्ट का अर्थ क्या होता है, एक्सप्लेन कर चुके हैं। सब्जेक्ट मतलब होता है काम करने वाला, कर्ता। सेंटेंस में जो कार्य कर रहा है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। बात क्लियर? इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर 3 दे रखी हैं, इज, एम, आर। अब इज, एम, आर का कॉन्सेप्ट क्या है? किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर आपके पास सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ हमेशा एम आएगा। अगर आपके पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमेशा उसके साथ इज आएगा। अगर आपके पास सब्जेक्ट प्लूरल है या यू है तो हमेशा उसके साथ आर आएगा। प्लूरल क्या होता है? 2 व्यक्ति या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट। 2 व्यक्ति या 2 से ज़्यादा व्यक्ति, मतलब सब्जेक्ट 2 हो या 2 से ज़्यादा हो या फिर यू हो, तो उनके साथ हमेशा आर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है। बात क्लियर? इसके बाद हम देखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का यूज़ होगा, और मेन वर्ब क्या होती है? जो मेन कार्य होता है उसी को हम मेन वर्ब बोलते हैं। हिंदी के वाक्य में आपको जो कार्य दिख रहा है वही आपकी मेन वर्ब होती है। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है, और उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या ऐड करना है? आईएनजी ऐड करना है। बात क्लियर? तो फर्स्ट फॉर्म में आपने आईएनजी ऐड कर दिया, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। तो रूल क्लियर है, स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बात क्लियर? चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कैसे हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ दिस स्ट्रक्चर। बात क्लियर है? चलो अब सबसे पहले आपके सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्लियर? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है, ये पहचान करनी है कि भाई ये सेंटेंस किस टेंस में बनेगा। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लास्ट में रहा है आ रहा है। बात क्लियर? दूसरा, ये काम चल रहा है, कंटिन्यू है, प्रोसेस में है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनेगा। बात क्लियर हुई? अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का आप स्ट्रक्चर देख लो। सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, आपको सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट होता क्या है, काम करने वाला, कर्ता, जो काम कर रहा है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। बात क्लियर? तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, काम कौन कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो मैं हुआ काम करने वाला, पढ़ाने वाला मैं हूँ, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, मैं, और मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं, आप सभी अपने सामने देख सकते हैं। तो आई, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि आई के साथ क्या यूज होगा, एज अ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम आई के साथ एम को यूज करते हैं, तो आई के साथ हमेशा एम आएगा। क्लियर है? तो आई एम, बाकी क्लियर। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करनी है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पहले वर्ब देखो। वर्ब क्या है इसमें, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ। वर्ब होती क्या है, काम, कार्य, एक्शन को वर्ब बोलते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तो पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाना क्या होता है, टीच। क्लियर है? तो आई एम टीच, फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की, कोई दिक्कत नहीं, आई एम टीच। अब इसमें हमें क्या ऐड करना है, आईएनजी ऐड करना है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। बात क्लियर? तो आईएनजी हम इसमें ऐड कर देंगे टीच में, वर्ब में। तो आई एम टीचिंग। क्लियर है? तो आई एम टीचिंग। अब किसे पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग यू। बात क्लियर? तो यू क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आई एम टीचिंग यू, ये हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह क्रिकेट खेल रहे हैं। वह क्या कर रहे हैं, वह क्रिकेट खेल रहे हैं। अब वह, बहुत ज़्यादा लोग हैं, दो या दो से ज़्यादा ही लोग हैं, क्योंकि वे का यूज़ हुआ है। कुछ बच्चे हैं, कुछ लोग हैं जो पार्क में क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं कि वह क्रिकेट खेल रहे हैं। क्लियर? अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। स्ट्रक्चर में क्या दिया हुआ है कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करना है इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। तो आपने सब्जेक्ट क्या देखा, आपने सब्जेक्ट देखा भाई काम करने वाला होता है। इसमें काम कौन कर रहा है, काम क्या हो रहा है, खेलने का हो रहा है। और काम कर कौन रहा है, खेल कौन रहे हैं, वे खेल रहे हैं। वे बहुत ज़्यादा लोग हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम उसके लिए यूज़ करेंगे दे। बात क्लियर? तो दे, अब दे मैंने क्या बताया था, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में इज, एम, आर, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब है। अब दे एज अ सब्जेक्ट हम अगर ले रहे हैं, तो इस सब्जेक्ट के साथ, इस दे के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज होगा। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में तीन तीन चीजें वहां दे रखी है, इज, एम, आर। तो हमें क्या यूज करना है, इज यूज करना है, एम या फिर आर। क्लियर? इज, एम या आर। तो हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, दे क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, दो व्यक्ति हैं या दो से ज्यादा व्यक्ति हैं, तो दे के साथ हमें क्या यूज करना होगा, हमें आर यूज करना होगा। दे आर, वह कर क्या रहे हैं, अब क्या आएगा, मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब क्या है, खेलना। खेलने को क्या कहते हैं, प्ले कहते हैं। तो दे आर प्ले, इसके साथ हमें क्या ऐड करना है, आईएनजी को ऐड करना है। तो दे आर प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, एज अ ऑब्जेक्ट आपको क्या यूज करना है, क्रिकेट। तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर है? दे आर प्लेइंग क्रिकेट। बात क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, वह गाना गा रही है। वह गाना गा रही है। तो आपने सबसे पहले क्या देखा, इसकी पहचान देखी। पहचान में क्या है, रही है, लास्ट में आ रहा है सेंटेंस के एंड में। बिल्कुल ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है और रही है, पहचान से भी क्लियर है। और जो कार्य चल रहा है इसके अंदर वो भी कंटिन्यू है, वो भी प्रोसेस में है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में ये बनने वाला है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, फिर से आपको सब्जेक्ट यूज करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड करो, इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन गाना गा रही है, वह गाना गा रही है। तो वह लड़की है। अब लड़की के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंगल लड़की है तो शी यूज करते हैं। बात क्लियर? तो शी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसके साथ क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा। इसके साथ इज आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि शी सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है। बात क्लियर? तो शी इज, इसके साथ हमें, इसके बाद मेन वर्ब क्या होगी, गाना गाना, जो गा रही है, जो सुर में वो गा रही है उसको कहते हैं वर्ब, जो कि मेन वर्ब होगी। तो गाना क्या होता है, सिंग होता है। तो शी इज सिंग, इसमें आईएनजी ऐड करोगे तो शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अ सॉन्ग क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, गाना गा रही है, तो शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। बात क्लियर है? तो ये तीनों सेंटेंस हमने कितनी अच्छी तरह देखे कि कितनी आसानी से हमने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की है।
बात क्लियर। तो आप किसी भी सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक ही शर्त है, आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा। आपको पहले स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर किस किस तरीके से बन रहा है। बात क्लियर। सबसे पहले क्या आता है, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। सबसे पहले जैसे कि हमने यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज़ किया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया, फिर हमने मेन वर्ब का यूज़ किया, उसके बाद आईएनजी का यूज़ किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ किया। तो इस तरीके के यूज़ को हम स्ट्रक्चर कहते हैं। उसी तरीके से अगर हम करते हैं तो ये सुंदरता कहलाती है इंग्लिश की। बात क्लियर। तो ये जो सेंटेंस थे ये थे सिंपल सेंटेंस, जिसे हम अफर्मेटिव कहते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। क्लियर। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव में क्या होता है, ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं हो। बात क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, वह गाना नहीं गा रही है, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, वह नहीं खेल रहे हैं। तो इन सेंटेंस में क्या है, नहीं है, तो यह सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होंगे। बात क्लियर। चलो, ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है, उसके बाद आप एडवांस इंग्लिश पे पहुंच पाओगे। तो हम सबसे पहले बेसिक अपना क्लियर कर लें, उसके बाद हम आगे और बातें करेंगे। बात क्लियर। चलो, अब हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सीधा स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। स्ट्रक्चर क्या है इसका, आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा, थर्ड प्लेस पे नॉट लगा देना है। क्या करना है, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, थर्ड प्लेस पे आपको नॉट लगा देना है। और क्या स्ट्रक्चर बन जाता है, फिर सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद थर्ड प्लेस पे हमेशा नॉट रहेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद आईएनजी होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। बात क्लियर। चलो, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। मैंने क्या कहा था, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं इसे नेगेटिव में बनाऊँ तो क्या बोलूँगा, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू। बात क्लियर। मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, सेम बनेगा, थर्ड प्लेस पे नॉट लगा देना है। ये टेंस आपका क्लियर। सेम बनेगा, थर्ड प्लेस पे नॉट लगा देना है, आई एम नॉट टीचिंग यू। क्लियर है। सेम बनेगा, थर्ड प्लेस पे नॉट लगा देना है, और आपका ये टेंस क्लियर हो जाता है। इसके बाद अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करें, इंटेरोगेटिव क्या होता है, क्वेश्चनवाचक, प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या से प्रश्न पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या वह नहीं गाना गा रही, क्या वह गाना गा रही है। और अगर मैं इसमें नहीं भी ऐड कर दूं कि क्या मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाता है, जो कि आप स्ट्रक्चर में देखोगे। ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, सिंपल वाले रूल देखे, सिंपल वाले स्ट्रक्चर देखे, जिसे अफर्मेटिव कहते हैं। सेकंड नंबर पे हमने नेगेटिव देख लिया, जिसमें थर्ड प्लेस पे हमेशा आपको नोट लगाना होगा। बात क्लियर। अब थर्ड पॉइंट पे हमने क्या देखा, इंटेरोगेटिव देखा है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट पे क्या होगा, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा, फिर डब्ल्यूएस फैमिली आ जाएगी। तो इस तरीके से सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, इस तरीके से तैयार किया गया है कि आप किसी भी तरीके से सेंटेंस को बना सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। मेन रूप से क्या करना है, आपको सिंपल वाले जो रूल है, जो स्ट्रक्चर है, जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, उसको रट लेना है, उसको याद कर लेना है, उसको माइंड में बैठा लेना है। क्लियर। तो स्ट्रक्चर क्या है आपके सामने है, एक बार और देख लो। अगर जिसने नहीं लिखा हुआ है तो वो लिख भी लें, ताकि इस चीज़ को दोबारा पढ़ के अपने माइंड में बैठाया जा सके। क्लियर है। एक एग्जांपल मैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का दे देता हूँ, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स को परेशानी ना हो। जैसे कि मैंने बोला कि मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये नेगेटिव वाला है कि मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो आई एम, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, काम कौन नहीं कर रहा है, मैं, तो आई आ गया। उसके बाद आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, एम रहेगी। एक चीज़ और क्लियर कर दूंगा इसके साथ, पहले इस सेंटेंस को क्लियर करते हैं। आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, एम रहेगी। एम के बाद आपको थर्ड प्लेस पे क्या यूज़ करना है, नॉट का यूज़ करना है। क्लियर है। नॉट किस लिए, नहीं के लिए। हिंदी के सेंटेंस में आपने नहीं यूज़ करा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर नॉट लगाना पड़ेगा, और वो थर्ड प्लेस पर आएगा। बात क्लियर। तो आई एम नॉट, उसके बाद मेन वर्ब क्या है, टीच, पढ़ाना। तो आई एम नॉट टीचिंग, आई एन जी इसमें ऐड कर दोगे तो हो जाएगा आई एम नॉट टीचिंग यू, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। इज दैट क्लियर, बात समझ में आई। चलो, अब अगर इंटेरोगेटिव का हम एक एग्जांपल देख लें, तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इंटेरोगेटिव में एक प्रश्नवाचक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब प्रश्नवाचक क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं ये देख लो ज़रा। क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये एक एग्जाम्पल है, क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसमें क्या कहा है, मैंने आपसे क्वेश्चन किया है। किस तरीके से स्टार्टिंग इस क्वेश्चन की कहाँ से हुई है, क्या से हुई है, क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर देखो, इसमें क्या दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगा दी है, सब्जेक्ट को उसके बाद कर दिया है। अगर इस तरह के सेंटेंस आपको बनाने हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया हो और क्या से स्टार्टिंग हो रही हो, तो आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि हमें इसे क्वेश्चन वाचक बनाना है, हमें इसे प्रश्नवाचक बनाना है, हमें क्वेश्चन करना है। क्लियर है। और इसका आंसर यस और नो में जाता है। क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपका आंसर क्या होगा, यस यू आर टीचिंग अस।
यस यू आर नॉट टीचिंग अस। पढ़ा रहा हूँ तो हाँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ तो नहीं। बात क्लियर। तो क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देना है, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, फिर उसमें आईएनजी ऐड करना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। बात क्लियर है। तो इज एम आर अगर मैं बोल रहा हूँ क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो सब्जेक्ट क्या है, जो कि सेकंड प्लेस पर पहुंच गया है सब्जेक्ट, तो वो क्या है, आई है वहाँ पर। क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आई। अब आई से पहले क्या लगाओगे आप, एम का यूज़ करोगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लग रही है, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, एम आती है। तो एम आई टीचिंग यू, क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आई के बाद आपको मेन वर्ब यूज़ करनी है, उसके बाद उसमें आईएनजी ऐड कर देना है, देन आपको ऑब्जेक्ट यूज़ कर देना है। तो एम आई टीचिंग यू, क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपका आंसर क्या होगा, यस। अगर पढ़ा रहा हूँ तो यस यू आर टीचिंग अस, और अगर नहीं पढ़ा रहा हूँ तो नो यू आर नॉट टीचिंग अस। बात क्लियर है। चलिए, अब इसी इंटेरोगेटिव में अगर आप डब्ल्यूएस फैमिली ऐड कर देते हो तो डब्ल्यूएस फैमिली के सेंटेंस बन जाएंगे कि आप हमें क्यों पढ़ा रहे हो। ठीक है, क्या आप हमें क्या पढ़ा रहे हो। बात क्लियर है। वट आर यू टीचिंग अस, वाई आर यू टीचिंग अस, आप हमें क्यों पढ़ा रहे हो। तो इंटेरोगेटिव ही कहा जाता है इसे, इसमें डब्ल्यूएस फैमिली ऐड हो जाती है, तो ये भी क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस बन जाते हैं, प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस इतना है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस या फिर जो हेल्पिंग वर्ब सिर्फ सबसे पहले आ रही है, तो उसकी जो स्टार्टिंग होगी वो क्या से होगी, क्या आप हमें पढ़ा रहे हो। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार छात्र, कई बार स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर देते हैं। बात क्लियर है। चलिए, आज हमने क्या सीखा है, पहली क्लास जो हुई थी हमने उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्लियर किया था। क्लियर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्लियर किया था। उसमें हमने जाना था कि डू डस का यूज़ क्या होता है, उसमें हमने ये देखा था कि एस का यूज़ कैसे करते हैं। और आज की इस क्लास में हमने क्या देखा है, हमने इसमें देखा है कि भाई कंटिन्यू वाले सेंटेंस जो होते हैं, कंटिन्यू वाले सेंटेंस जो होते हैं, या फिर ऐसे सेंटेंस जो प्रोसेस में होते हैं, जो चल रहे होते हैं, उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये मेन चीज़ है, ये आप सभी को पता है। नहीं पता तो हमने पहली क्लास में डिस्कस कर ली थी, उसमें आप देखिए, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बात क्लियर है। तो आज का लेक्चर इतना ही। अब आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करना है। जिन लोगों की इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है और स्ट्रॉन्ग करनी है, जो कि ट्यूशन जा कर के फ़ी को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना है, ताकि उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश है वो क्लियर हो सके। बात क्लियर है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम एडवांस में भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि हम बेसिक चीज़ों को क्लियर करते हुए चलें, क्योंकि हम सीधा अगर एडवांस पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि जब आपको बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो एडवांस आप झेल नहीं पाओगे। बात क्लियर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बेसिक क्लियर करना है, बेसिक के बाद हम एडवांस पे भी चलेंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना, ताकि नोटिफिकेशन, अगर कोई वीडियो डलती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप पर पहुँच जाए। बात क्लियर है। तो चलिए, आज का इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आगे की बात करेंगे। थैंक यू।